नमस्कार साथियों, साई एक्सीलेंट कोचिंग के यूट्यूब चैनल में एक बार आपका पुनः स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी से संबंधित संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। आप अपने प्रथम प्रयास में ही किस तरह से सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी के सफलता अर्जित कर सकते हैं, ये भी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे। इस समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की क्या प्रक्रिया है, क्या इसका सिलेबस है और किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए ताकि आप सफलता प्राप्त कर सकें, ये संपूर्ण जानकारी इस शॉर्ट वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। सर्वप्रथम आपको बता रहे हैं कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 9 अक्टूबर है और 9 अक्टूबर से इसे ऑनलाइन प्रारंभ किया जा चुका है। ऑनलाइन आवेदन सबमिट किए जाने की अंतिम तिथि 9 नवंबर है, अर्थात आपको एक माह। लेकिन आप अंतिम तिथि के भरोसे ना रहें। हालांकि इस समय साइट बहुत बिजी चल रही है, OTR में भी समस्या आ रही है, लेकिन रात के 12 बजे के बाद अथवा आप रात के समय इसको OTR को अथवा फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि भी 9 नवंबर है। और ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR पंजीकरण कराना आवश्यक है। OTR पंजीकरण कराने के लिए आप आयोग की वेबसाइट जो है otr.pariksha.nic.in से OTR करा सकते हैं। OTR में 6 चरण हैं। आपको सर्वप्रथम अपना मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन और ईमेल ID वेरिफिकेशन करनी है। उसके बाद दोनों पर अलग अलग OTP आएगा और दोनों को आपको अलग अलग वेरिफिकेशन करना है। उसके बाद आपको अपना फोटो, अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। जिस सिग्नेचर में आपको ऊपर सिग्नेचर नीचे हिंदी में अपना नाम लिखना है। और इसके बाद चरण कायदा आपको साइट पर मिलेंगे, उन चरणों को आपको फॉलो करना है। ठीक है ना। इसके बाद आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश सचिवालय में समीक्षा अधिकारी के 322 पद हैं। बहुत दिनों के बाद ये 322 पद हैं। यदि आपने अच्छे से प्रयास किया तो डेफिनेट आप इस भर्ती को और इस सफलता को अर्जित कर लेंगे। इस पद को आप अर्जित कर लेंगे। 322 पद बहुत पद हैं। उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग समीक्षा अधिकारी के 9 पद हैं और उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद समीक्षा अधिकारी के 3 पद हैं। उत्तर प्रदेश सचिवालय सहायक समीक्षा अधिकारी के 40 पद हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद सहायक समीक्षा अधिकारी के 23 पद हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सहायक समीक्षा अधिकारी के 13 पद हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सहायक समीक्षा अधिकारी के 1 पद है। इस तरह से जो टोटल इसकी पोस्ट है वो 411 पद है। ठीक है ना। और इसके बाद देखिए आप आयु सीमा जो है वो 1 जुलाई 2023 को 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक की जिनकी आयु है वह इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। अर्थात जिनका जन्म 2 जुलाई 1983 से पहले ना हुआ हो और 1 जुलाई 2022 के बाद नहीं हुआ हो। ये कंडीशन उन लोगों के लिए है जो जनरल कैंडिडेट है। अब जो दिव्यांगजन है उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष है। अधिकतम आयु सीमा में छूट है। जो SC ST के कैंडिडेट हैं उनको जो है 5 वर्ष तक की छूट है। और जो लोग माध्यमिक विद्यालय अथवा बेसिक शिक्षा विद्यालय में अथवा किसी अन्य में राज्य कर्मचारी उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद शिक्षक शिक्षणेतर कर्मचारी उत्तर प्रदेश के अनुदानित माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष की छूट है। तो ये है आयु सीमा की बात। आगे बढ़ते हैं तो देखिए समीक्षा अधिकारी, हमने कहा इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। क्या सिलेबस है, क्या तरीका है, क्या योग्यता है और कैसे आपको प्रथम प्रयास में ही सफलता मिलेगी, ये भी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। और फिर भी यदि आपको कोई भी समस्या है तो आपको जो नंबर दिया गया है उस नंबर पर आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से बात कर सकते हैं। समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश सचिवालय राज्य परिषद उत्तर प्रदेश कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी के लिए जो इसकी अहर्ता है अर्थात योग्यता है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि, अर्थात आप किसी भी, चाहे आपने BA किया है किसी भी सब्जेक्ट के साथ किया है अथवा आपने BSc किया है किसी भी सब्जेक्ट के साथ किया है अथवा आपने BCom किया है अथवा आपने BSc AG किया है, यहाँ तक कि आपने BA MS BTech BCA BBA कुछ भी बैचलर डिग्री प्राप्त किया है, आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके पश्चात आप देखते हैं अगला जो सहायक समीक्षा अधिकारी है उसकी जो योग्यता है वह विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि, अर्थात वही BA BSc BCom BTech BCA BBA कुछ भी। लेकिन इसके अलावा TOEIC के O लेवल सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। किसके लिए? सहायक समीक्षा अधिकारी के
लिए, जबकि समीक्षा अधिकारी के लिए आपको ना तो टाइपिंग की आवश्यकता है और ना ही डोइक से ओ लेवल की प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। यहाँ पर जो सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए फॉर्म फिलअप करेंगे उनको ओ लेवल का प्रमाण पत्र भी आवश्यक है और इसके अलावा उनको हिंदी टंकण में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट के लिए भी आवश्यक है। और जो लोग अंग्रेजी की टंकण, अंग्रेजी टाइपिंग जानते हैं उनको अधिमान दिया जाएगा। तो इस तरह से ये बात आपको स्पष्ट हो चुकी है कि समीक्षा अधिकारी के लिए टाइपिंग नहीं होनी है, समीक्षा अधिकारी के लिए ओ लेवल का सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, केवल सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए ओ लेवल के सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। इसके बाद देखें हम कि अब आपको बताएंगे हम इसमें कि प्री, माइन और इंटरव्यू इन तीनों के चरण पर पहुंचते, तब अंत में हम आपको बताएंगे कि प्रथम प्रयास में कैसे आप सफलता अर्जित कर सकते हैं। सिलेबस देखिए आप, प्रारंभिक परीक्षा हेतु जो आपका सिलेबस है उसमें 2 पेपर होंगे। पहला जीएस का पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, अर्थात एक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे और उनमें से एक सही होगा। आपको सही विकल्प पर ही अपना जो है उत्तर देना है। यदि आपने गलत उत्तर दिया तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है और नेगेटिव मार्किंग है 1/3, अर्थात यदि एक प्रश्न के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा तो यदि आपने कोई भी प्रश्न गलत किया तो उसके लिए 0.33 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि नेगेटिव मार्किंग में हम हमेशा इस बात को ध्यान में रखते हैं कि यदि जरा भी कंफ्यूजन है, नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ दीजिए और कोशिश कीजिए कि हमको अधिक से अधिक सही ही करना है, कोई भी जुगाड़ या तुक्का की बात नहीं होगी। जो आपका जीएस का पेपर होगा वो 2 घंटे का होगा, 140 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होंगे, 140 उसके मैक्सिमम मार्क्स होंगे। अब देखिए उसमें प्रश्न कैसे आएंगे, तो सामान्य विज्ञान में क्या, जनरल जूलॉजी, जनरल बॉटनी, जनरल फिजिक्स, जनरल केमिस्ट्री, ये सभी हाई स्कूल लेवल का होगा। अभी हम बताएंगे कौन सी किताबें आप पढ़िएगा कि ताकि आपको सफलता मिलेगी। भारत का इतिहास, यहाँ पर विश्व का इतिहास नहीं, भारत के इतिहास में आपका प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक कालीन इतिहास, और यदि इतिहास में आपका हाथ तंग है तो आधुनिक कालीन इतिहास पर ज्यादा फोकस करना। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जिसमें गांधी युग, सामाजिक क्रांतियां, क्रांतिकारी गतिविधियां और सामाजिक आंदोलन, और इसके पश्चात भारतीय राज्यतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण भारतीय परिप्रेक्ष्य में, ना कि विश्व परिप्रेक्ष्य में। लेकिन भूगोल, विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल दोनों आएंगे। प्राकृतिक संसाधन भी, इसमें प्राकृतिक संसाधन से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। अधुनातन राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, अर्थात जो करंट अफेयर्स है उस पर फोकस करना, भी बताएंगे कि कौन सी करंट अफेयर्स कहां से आपको पढ़नी चाहिए। सामान्य बौद्धिक क्षमता से मतलब है रीजनिंग, अर्थात यहाँ पर कुछ प्रश्न आपके रीजनिंग से संबंधित भी आएंगे, जैसे कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन और सीरीज है, डिस्टेंस डायरेक्शन है, घड़ी कैलेंडर है और आपका आकृति गिनती है। इस तरह के प्रश्न नॉर्मल टाइप के होंगे, इनको बहुत बड़ी डीपली स्टडी की आवश्यकता नहीं होगी। उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। अब हम आपको बता रहे हैं जो हमने अध्ययन किया है कि विगत वर्षों में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के जो पेपर हुए हैं उसमें किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको बता दें कि सामान्य विज्ञान से 5 से 7 क्वेश्चन तक पूछे गए, भारत के इतिहास से 4 से 6 क्वेश्चन तक पूछे गए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 5 से 8 क्वेश्चन तक अब तक पिछले विगत वर्षों का एवरेज है वो पूछे गए, भारतीय राजतंत्र अर्थव्यवस्था से 4 से 6 क्वेश्चन अब तक पूछे गए, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार से भी 6 से 8 क्वेश्चन पूछे गए, जनसंख्या, वर्गीकरण, नगरीकरण से संबंधित 5 से 7 क्वेश्चन अब तक पूछे गए, विश्व भारत का भूगोल में 4 से 7 क्वेश्चन अब तक पूछे गए, 2 बार इसके 7-8 क्वेश्चन गए, अधुनातन राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम में 8 से 12 प्रश्न, 15 प्रश्न तक आपके करंट अफेयर्स के आएंगे।
8 से 10 प्रश्न सामान्य बौद्धिक क्षमता के पूछे गए। उत्तर प्रदेश संस्कृति रहन सहन के आपके ये क्वेश्चन जो मिलेंगे वो सबसे ज्यादा मिलेंगे। 10 से 18 प्रश्न तक यहाँ पर आ सकते हैं। तो इस तरह से 140 प्रश्न ये मिनिमम, इससे आगे तो इतना प्रश्न आपको करना है। और आप देख रहे हैं कि कौन कौन से कितने प्रश्न कहाँ से उठने की संभावना, इसी रेशियो में आप इसकी तैयारी करते हैं। अब बात करते हैं प्रारंभिक परीक्षा के सेकंड पेपर की। तो प्री में आपके 2 पेपर होंगे। पहला पेपर जो होगा वो जीएस का होगा और दूसरा जो खंड होगा इसका वो आपका सामान्य हिंदी का होगा। सामान्य हिंदी में आपको 1 घंटा मिलेगा, अर्थात इस पेपर के और इस पेपर के बीच में कुछ समय अंतराल होगा। उसके पश्चात 1 घंटे का आपका एक पेपर और होगा जिसमें 60 प्रश्न आएंगे और पूर्णांक 60 होगा, जिसमें विलोम 10 शब्द होंगे विलोम के। तो विलोम शब्द आपको 10 शब्द करने हैं। वाक्य एवं वर्तनी शुद्धिकरण, वाक्य शुद्धिकरण और वर्तनी शुद्धिकरण स्पेलिंग अर्थात शब्दों के शुद्धिकरण के 10 वाक्य होंगे। अनेक शब्दों के लिए ये 10 शब्द अर्थात 10 प्रश्न इसके होंगे और तत्सम तद्भव शब्द के 10 होंगे और विशेषण विशेष्य के भी 10 होंगे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं इसमें कि ये आपको, और इसके अलावा आप इसमें देखेंगे कि आपका पर्यायवाची शब्द भी होंगे। तो 10 शब्द आपके जो होंगे वो पर्यायवाची शब्द होंगे। तो पर्यायवाची के भी आपके 10 शब्द होंगे और इस तरह से 10, 20, 30, 40, 50 और 10, 60, ये 60 प्रश्न आपके सेकंड पेपर प्री में ही होंगे। तो इस तरह से प्री में आपको केवल 2 सब्जेक्ट बहुत अच्छे से तैयार करने हैं, एक तो जनरल स्टडी और दूसरा सामान्य हिंदी। और सामान्य हिंदी में भी कोई आपको रस, छंद, अलंकार, संधि, समास कुछ नहीं, केवल आपको ये 6 चैप्टर विलोम शब्द, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धिकरण, अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द, तत्सम तद्भव शब्द, विशेषण विशेष्य शब्द और पर्यायवाची शब्द, तो केवल ये 6 चैप्टर आपको कंप्लीट करने हैं। 60 के 60 प्रश्न यहाँ आप पूरी तरह से एक्यूरेट सही कर सकते हैं। तो ये तो बात थी प्री की। अब बात करते हैं जब आपका प्री हो जाएगा तो प्री के पश्चात आपका जब यहाँ पर 15 से 18 गुना विद्यार्थी यहाँ से स्क्रीनिंग के पश्चात छांटे जाएंगे और जो कि मेन एग्जाम के लिए क्वालिफाई करेंगे। जब आपका प्री हो जाएगा तो फिर आपका मेन एग्जाम के लिए यहाँ पर 3 सब्जेक्ट आपके पास रहेंगे। पहला एक पेपर होगा सामान्य अध्ययन का। जो सामान्य अध्ययन का पेपर होगा उसमें 120 पूर्णांक का होगा, 120 प्रश्न होंगे और समय 2 घंटे का होगा। ये जो आपका प्रश्न होगा जनरल स्टडी का जो सेक्शन रहेगा इसमें वही पैटर्न, वही सिलेबस, वही चैप्टर होंगे जो चैप्टर आपने प्री में अभी आपने पढ़े थे। इसके बाद आपका सेकंड होगा सामान्य हिंदी एवं आलेखन। ये जो सामान्य हिंदी आलेखन होगा ये लिखित होगा, ये उसी तरह से होगा जिस तरह से आपने BA, MA, हाई स्कूल, इंटर में हिंदी में लिखा था। तो आप देखेंगे कि जो 2.5 घंटे का ये पेपर होगा और इस 2.5 घंटे में 100 नंबर होंगे और इसमें क्या होगा, दिया हुआ गद्यांश का शीर्षक अर्थात एक गद्यांश आएगा, आपको उस गद्यांश का शीर्षक लिखना होगा, उस गद्यांश का सारांश लिखना होगा और 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी होगी। इन तीनों के अलग अलग मार्क्स होंगे। शीर्षक आपने सही लिख दिया 3 नंबर आपको मिलेंगे, सारांश आपने सही लिख दिया 6 नंबर आपको मिलेंगे। 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या, जैसे आप देखते होंगे कि आपको हाई स्कूल में आता था संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, तो वहां संदर्भ सहित नहीं लिखना है, रेखांकित खंड दिया जाएगा, उस खंड की आपको व्याख्या करनी होगी। और इस तरह से यह पहला प्रश्न आपका 21 नंबर का होगा। किसी दिए हुए सरकारी पत्र का सारणी रूप टेबुलर फॉर्म में सार लेखन करना होगा जो कि आपके 15 अंक का होगा। पत्राचार, पत्र लिखना होगा, शासकीय, अर्धशासकीय, कार्यालय, आदेश, ज्ञापन या परिपत्र, विज्ञप्ति, टिप्पणी अथवा प्रतिवेदन, अनुस्मारक पत्र आपको लिखना होगा। ये 3 पत्र आएंगे और ये 24 अंक के होंगे। इसके बाद पारिभाषिक शब्दावली, आपको अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेट शब्दावली, इसके बाद शब्दों का ट्रांसलेशन करना, इसका मतलब क्या है, मुहावरे तथा लोकोक्ति के 5 प्रश्न होंगे और इस तरह से 10 अंक आपके होंगे। अंग्रेजी से हिंदी के लिए, हिंदी से अंग्रेजी के लिए 10 अंक होंगे
मुहावरे तथा लोकोक्ति के 10 अंक होंगे और कंप्यूटर के भी आपको यहाँ पर 5 प्रश्न आएंगे या कंप्यूटर की नॉलेज के लिए भी आपके 10 अंक होंगे। और ये जो आपका सेकंड पेपर रहेगा ये सब्जेक्टिव रहेगा, अर्थात आपको लिखित होगा, जिसमें बताया था अभी कि जैसे आप BA MA में लिखे थे वैसे ही लिखना होगा। आपका सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण का रहेगा जो वस्तुनिष्ठ होगा और इसके लिए आपको 30 मिनट मिलेंगे और इसका पूर्णांक 60 अंक का होगा। इसमें वही उसी तरह से बस था क्या कि जैसे वहां पर आपको 10-10 शब्द थे, यहाँ आपको मेन में विलोम के 6 शब्द होंगे। एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, 12 अंक मिलेंगे। वाक्य एवं बर्तनी शुद्धिकरण 6 वाक्य आएंगे, 12 नंबर के होंगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जिसे वाक्यांश कहते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, 6 शब्द के लिए 12 अंक होंगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम तद्भव शब्द जो कि 6 शब्द होंगे, 12 अंक होंगे। विशेष और विशेषण जो कि 6 शब्द होंगे, 12 अंक होंगे। और इसके बाद हिंदी का निबंध होगा। इस हिंदी के निबंध में क्या होगा कि 3 घंटे आपको मिलेंगे, 40-40 नंबर के 3 निबंध होंगे, अथवा में आएंगे। जैसे एक निबंध दिया उसके बाद 2 अथवा मिला और उसके पश्चात आपको उनमें से एक लिखना होगा, अथवा में से वैकल्पिक रहेगा। तो 3 निबंध आपको लिखने हैं, 3 घंटे का समय मिलेगा। एक निबंध 40 नंबर का होगा और इस तरह से आपको 3 निबंध जो लिखने हैं वो 120 नंबर के होंगे। तो सर्वप्रथम बात करते हैं कि जब तक आपका प्री क्लियर नहीं होगा तब तक मेन में कैसे पहुंचेंगे। तो प्री के लिए अब बात करेंगे कि कैसे कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए ताकि आप प्रथम प्रयास में ही सफल हो जाए। तो उसके लिए आपको बताया जाए कि हमारे ये 3 मंत्र आपको दे रहे हैं और यदि आपने इन 3 मंत्रों को फॉलो किया तो आप समझ लीजिए कि आप प्रथम प्रयास में सफल हो जाएंगे। कि जब तक नहीं होगा हर टॉपिक कंप्लीट तब तक नहीं होगा कंप्लीशन बीट। तो जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें जितने टॉपिक हैं, सामान्य विज्ञान है, सामान्य विज्ञान एक सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट में स्वयं 4 सब्जेक्ट शामिल होते हैं, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। हाई स्कूल लेवल के ये रहेंगे। तो आपको क्या करना चाहिए, आप अगर टॉपिक वाइज नहीं पढ़ेंगे, केवल स्टैटिक पढ़ेंगे, केवल आप क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे तो याद नहीं रख पाएंगे। देखिए इंपोर्टेंट ये नहीं कि आपने पढ़ा कितना है, पढ़ तो आप बहुत लेते हैं, पिछले 20 वर्ष से पढ़ ही रहे हैं, लेकिन आपको याद कितना रह गया है। जितना याद रह गया है, जितना याद है आप उतना ही वहां पर कर पाएंगे। यदि आपको याद नहीं रहा है, आपने पढ़ा तो बहुत है, तो बात है कि ऐसे किस स्टाइल से पढ़ें, किस स्टाइल से समझें कि वो आपको याद रह जाए। पढ़ते तो आप हैं 8-8, 10-10 घंटे पढ़ते हैं। अब मान लीजिए आपने दिन भर में 200 प्रश्न पढ़े तो क्या 200 आपको याद रह गए? बात है कि याद कितने रह जाते हैं आपको, तो वह इंपोर्टेंट है। तो आपको क्या करना है कि जब तक नहीं होगा हर टॉपिक कंप्लीट तब तक नहीं होगा कंप्लीशन बीट। सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्र, तो जितना ये टॉपिक है आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए। जैसे आज आपने कसम खाई कि मैं विलोम शब्द का टॉपिक कंप्लीट करूंगा, तो आपने 3 बुक्स ली और उन 3 किताबों में मान लीजिए एक किताब में केवल 1200 से 1500 विलोम शब्द हैं, 3 किताबों में 4000 विलोम शब्द मिले आपको, तो उनको 2 बार 3 बार रीडिंग कीजिए। अच्छा आप एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए आपके घर में पेंट होता है तो क्या वो एक कोड में ही शानदार चमक जाता है? नहीं चमकता है। क्या होता है, दूसरी तीसरा कोड भी लगाना पड़ता है। इसी तरह से आप ये सोचें कि किसी भी चीज को एक बार रीडिंग कर लें और वो हमेशा को याद हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। उसको आपको 2 बार, कम से कम 3 बार भी आपको रीडिंग करना पड़ेगा। तो जब आप रीडिंग कर लेंगे तभी वह आपको याद हो पाएगा। तो इस तरह से पहला मंत्र हमने आपको बताया कि आप एक एक टॉपिक करके, फिर आपने दूसरे दिन को उठाया कि अब वाक्य शुद्धिकरण करूंगा। तो तब तक हमारा जो मंत्र है कि जब तक नहीं होगा हर टॉपिक कंप्लीट तब तक नहीं होगा कंप्लीशन बीट। अगली बात, बहुत पढ़ने वाले सेलेक्ट नहीं होते, सेलेक्टिव पढ़ने वाले सेलेक्ट होते हैं। मतलब आप देखिए कि जैसे बहुत पढ़ने वाले सेलेक्ट नहीं होते। अब आप इसमें देख रहे हैं भारत का इतिहास है, कितना पढ़ोगे? नहीं, आप उसमें देखिए सल्तनत काल को आपने पढ़ना शुरू किया तो सल्तनत काल में वह पढ़िए जो उसके लिए आवश्यक है। जैसे सल्तनत काल में आपको क्वेश्चन कहाँ से उठ रहे हैं, तो आप कोई भी बुक उठाते हैं तो उसके शॉर्ट नोट्स उनको समझने का प्रयास कीजिए। बहुत कुछ ना पढ़िए, बहुत कुछ पढ़ेंगे तो समय ही नहीं है आपके पास, और इतना पढ़ेंगे याद भी नहीं रहेगा। तो फिर आपको केवल जो पढ़ना है
कि मुख्य बिंदु कहाँ है, जो आपके कीवर्ड हो सकते हैं, जहां से आपको याद रह सकता है, वह आप पढ़िएगा। तो देखिएगा, बहुत पढ़ने वाले सेलेक्ट नहीं होते, सेलेक्टिव पढ़ने वाले सेलेक्ट होते हैं। तो सेलेक्टिव पढ़िए, और फिर भी कोई समस्या आए तो आप हमारे दिए गए नंबर पर हमसे बेझिझक संपर्क कर सकते हैं। सिलेबस के अनुसार ही पढ़ें। यदि आप बिना सिलेबस के टॉपिक के कहीं से भी कुछ भी पढ़ लेते हैं, याद नहीं रहेगा। आपको ध्यान रखना, याद रखने के लिए आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना होगा, समय के अनुसार चलना होगा। और अब ये 3 मंत्र जो आप मानेंगे, तो मेरी उम्मीद है, अपेक्षा है कि आप प्रथम प्रयास में ही सफल हो जाएंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ ऑल द बेस्ट, डू यू बेस्ट, नमस्कार।